गुड इवनिंग ऑल। आप लोग सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि बात करें तो आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सेल एंड बैटरी। पार्ट 1 हम लोग कर लिए थे जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को 26 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है हम लोग देखे थे जो आपका 25 क्वेश्चन करवाया गया था, सारा का सारा आपका एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन रिपीटेड है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपका और भी पूछा गया है, रिपीटेड है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद यदि बात करें तो हम लोग आज 26 नंबर से आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्वागत है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। यदि बात करें तो जो आपका 7 PM का जो आपका सेशन है, टॉपिक वाइज हम लोग इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे। ठीक है, शाम के 5:30 बजे जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले लोग मिक्स्ड सेशन में जुड़ेंगे शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे आपका मिक्स्ड सेशन हो रहा है, तो शाम के 4 बजे इलेक्ट्रीशियन वाले लोग जुड़ेंगे। सामान्य विज्ञान का सेशन जल्द ही आप लोग के लिए आने वाला है। हिंदी के सेशन में डेली जुड़ेंगे सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे आपका हिंदी का सेशन हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सुबह के 8 बजे आप लोग हिंदी के सेशन में रेगुलर जुड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, चलिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे रात के 9 बजे। रात के 9 बजे बीएसईडी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट आपका बीएसईडी ही डिसाइड करेगा, बीएसईडी से ही बनना है। तो रात के 9 बजे जुड़ेंगे बीएसईडी के शानदार सेशन में। ठीक है, चलिए स्वागत है आप लोग सभी का। आरआरबी एलपी सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और बीएसपीएचसीएल के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्कोर प्लस पर। स्कोर प्लस पर आप लोग के लिए सारी बैचेज उपलब्ध हैं। चलिए, 25 तक हम लोग कर लिए थे, 25 तक हम लोग कर लिए थे। हम लोग 26 नंबर से आज देखेंगे। चलिए 26 पे आते हैं, 26 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 26, फराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों आयनों का द्रव्यमान उनके किसके समानुपाती होता है? रासायनिक तुल्य भार के, इलेक्ट्रोड के आकार के, पश्च विद्युत वाहक बल के, फराडे स्थिरांक के। तो फराडे स्थिरांक तो होगा नहीं, आपका इलेक्ट्रोड के आकार का भी नहीं होगा, आपका पश्च विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। किसके समानुपाती होता है? तो क्या बोलेंगे? रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फराडे का 2 नियम कौन कौन सा? आपका M = ZIT और M1/W1 बराबर M2/W2 बराबर M3/W3। यही दोनों नियम है, याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2019 में आपका अलग अलग शिफ्ट में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और बस जो कंसेप्ट बताए हैं बस वही ध्यान में रखना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनित्र, मोटर, प्लेट, सेल या बैटरी। क्या कहा जाता है? तो प्लेट तो होगा नहीं। चलिए, सेल आपका आपका क्या होता है? सेल आपका जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल, कोई हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कोई हम लोग क्या बोलते हैं? सेल का सम्मोहन कोई हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कोई हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, मोटर, मोटर आपका क्या करता है? तो विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। जनित्र आपका क्या करता है? जनरेटर, तो बोलेंगे
मैकेनिकल यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सारा आप लोग याद रखेंगे, सब आपसे पूछता है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता कितनी होती है? पिछले क्लास में आपको वाट आवर इफिशियंसी भी बताए थे और एम्पियर आवर इफिशियंसी भी बताए थे। अभी आपसे वाट घंटा दक्षता पूछ रहा है और आपको ये भी बताए थे। सामान्यतः पूछ ले तो आप किसके साथ जाएंगे? एम्पियर आवर इफिशियंसी होता है, इसके साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा? वाट आवर दक्षता कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? वाट आवर दक्षता कितना बताए थे? 70% से 80% बताए थे। एम्पियर आवर दक्षता कितना बताए थे? 90% से 95% बताए थे। यही बताए थे ना? तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60% नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 75% आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि सिंपली कह रहा है कि जिसे रिचार्ज किया जा सकता है, फिर से आवेशित किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल, क्या कहा जाता है? तो देखिए, वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल, ये आपका किस में आता है? प्राथमिक सेल में आता है। यहाँ पे नहीं टिक करेंगे, प्राथमिक सेल में आता है। ड्राई सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, ये सब आपका प्राथमिक सेल में आता है, जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और यदि बात करें सेकेंडरी सेल की, तो इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? तो लीड एसिड सेल हो जाएगा, निकल कैडमियम सेल हो जाएगा, निकल आयरन सेल हो जाएगा, ये सब आपका क्या है? तो आप लोग बोलेंगे कि आपका सेकेंडरी सेल है। ठीक है, सोलर सेल भी आपका सेकेंडरी सेल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लीड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है? लीड एसिड जो बैटरी होता है, जब चार्ज करते हैं तो उस दौरान कौन सी गैस निकलता है? बताइए। हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपको बताए थे क्या लगा होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या लगा होता है? वेंट प्लग लगा होता है, जिससे क्या होता है? गैस बाहर निकलती है। और कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और ऑप्शन ए वालों का सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक 144 मिली एम्पियर आवर बैटरी 8 मिली एम्पियर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा। चलिए बताइए। एम्पियर आवर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दक्षता दिया हुआ है 144 मिली एम्पियर आवर। ठीक है, करंट धारा दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर। अगर घंटा की बात करें, कितने घंटे तक आपका डिलीवर कर सकता है 8 मिली एम्पियर? यदि क्षमता कितना है? बैटरी का क्षमता 144 मिली एम्पियर आवर है, तो कैसे निकालेंगे? तो दक्षता बटा करंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? टाइम निकल जाएगा। चलिए तो निकालिए। 144 मिली एम्पियर आवर अपॉन 8 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर खत्म 8 से, 18 44 से 18 आवर हो जाएगा। 18 घंटे हो जाएगा। 18 घंटे ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 घंटे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। अर्ध आवेशित सेल की हाइड्रोमीटर में रीडिंग क्या होती है? हाइड्रोमीटर में रीडिंग क्या होती है?
चलिए 1.300, 1.400, 1.22, 1.000। चलिए बताइए, हाइड्रोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर नहीं होना चाहिए, अपेक्षित रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर ऑफ हाफ चार्ज्ड। चलिए हाइड्रोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे हाइग्रोमीटर होना चाहिए। चलिए बताइए, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व मीजर किससे करते हैं? अपेक्षित घनत्व की बात करें तो किससे मीजर करते हैं, आप लोग बताएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो क्या पूछ रहा है? अर्ध चार्ज अवस्था बोले या अर्ध डिस्चार्ज अवस्था बोले, तो क्या होता है? 1.22 होता है, 1.22 होता है। यदि पूर्ण चार्ज अवस्था बोले तब कितना होगा? पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था बोले तब कितना होगा? चलिए चलिए बताइए, यदि पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था बोले तो आप लोग याद रखिएगा कितना होता है? 1.155 से 1.120 होता है। ठीक है, और पूर्ण चार्ज अवस्था बोले तो याद रखिएगा 1.25 से 1.28 होता है। हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, आवेक्षित घनत्व मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक बात और, अपेक्षित घनत्व है, इसका क्या होगा? यूनिट नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा। ठीक है, यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करना है, यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, कोई भी इकाई नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये तीनों डेटा याद रखिएगा। अर्ध आवेशित में 1.22, फुल्ली चार्ज में 1.25 से 1.28, पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था में 1.155 से 1.120। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ट्राइसेल की ऋणात्मक प्लेट किससे बनी होती है? कॉपर से, तांबा से, जस्ता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताए थे किससे बना होता है। निगेटिव प्लेट आपका किससे बना होता है? जो आपका कैथोड होता है, वो जो आपका जिंक का पात्र होता है, सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, पात्र होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया संपन्न की जाती है, वो आपका कैथोड का काम करता है, वही आपका निगेटिव प्लेट होता है। और पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं? कार्बन रॉड को स्थापित करते हैं, वो आपका एनोड का काम करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। सीसा अम्ल सेल में प्लेट संयोजक किसके बने होते हैं? शुद्ध तांबे का, शुद्ध शीशे का, शुद्ध कार्बन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लेट संयोजक किसके बने होते हैं? चलिए प्लेट कनेक्टर्स किसके बने होते हैं आपको ये बताना है। चलिए सीसा अम्ल सेल में प्लेट कनेक्टर किसके बने होते हैं? तो क्या बोलेंगे आप लोग? शुद्ध तांबे का गलत है, शुद्ध कार्बन का गलत है, शुद्ध शीशे का, और आपका सही हो जाएगा शुद्ध शीशे के बने होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सीसा अम्ल सेल में आंतरिक लघु परिपथ से बचने के लिए क्या लगाते हैं? इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए क्या लगाते हैं? आप घट, सेपरेटर, प्लेटें, उपरोक्त में से कोई नहीं। नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा क्या लगाते हैं। इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, गलत है। प्लेटें यूज करते हैं, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप क्या यूज करते हैं? तो बोलेंगे सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका कहाँ लगता है? बॉटम में लगा होता है, जिसको आप लोग तली बोलते हैं, बॉटम में लगाया जाता है सेपरेटर। ठीक है, बॉटम में सेपरेटर लगाते हैं, जो आपका क्या करता है? इंटरनल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बैटरी की छड़ों को जिस द्रव में डुबो कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस लिक्विड में बैटरी की छड़ों को, जो आपका एनोड है कैथोड है, उसको डुबा कर रखते हैं उसको क्या कहते हैं? लिक्विड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइम कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं। तो अभी तक इतना बार नाम ले लिए हैं कि आप लोग का सही होगा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइम भी नहीं कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या किया जाता है? छड़ों को डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वालों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक समान बैटरियां समानांतर रूप से कनेक्टेड की जाती हैं जिससे कि खाली स्थान वोल्टेज और एम्पियर आवर रेटिंग प्राप्त हो। उच्चतर उच्चतर समानांतर में है तो क्या हो जाएगा? समानांतर में है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? निम्नतर उच्चतर, उच्चतर बराबर बराबर उच्चतर। वोल्टेज क्या होगा? समानांतर में है तो वोल्टेज के बारे में सोचना ही नहीं है। पैरेलल में क्या बताए हैं? पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम। जब पैरेलल दिया हुआ है तो वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है तो बस एक ही ऑप्शन है, बराबर होना चाहिए वोल्टेज, और एम्पियर आवर रेटिंग क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो उच्चतर। तो बराबर और उच्चतर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी एक बैटरी द्वितीयक प्रकार की बैटरी है? द्वितीयक प्रकार की सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी इनमें से कौन सी है? निकेल कैडमियम, लिथियम मैग्नीज, जिंक कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। चलिए बताइए कौन सा है जो सेकेंडरी सेल है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? निकेल आयरन, निकेल कैडमियम, लीड एसिड, सोलर सेल, ये सब आपका क्या है? सेकेंडरी सेल है, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल कैडमियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सेलों को खाली स्थान के लिए श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी में जोड़ने से क्या हो जाएगा बताएंगे? वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए। तो देखिए, यदि बात करें इंटरनल रेसिस्टेंस की, तो यदि सीरीज में जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है? रेसिस्टेंस ऐड होता है ना, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी खत्म। दक्षता आपका कम हो जाएगा। धारा क्षमता क्या हो जाएगा? सीरीज में धारा क्या होता है? समान रहता है। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है। वोल्टेज आउटपुट बढ़ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता है, ऐड होता है। ठीक है, N इंटू ई बताए थे आपको, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से डील किए हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। पूर्ण विसर्जित सेल के विद्युत अपघट्ट का अपेक्षित घनत्व हो जाता है। पूर्ण डिस्चार्ज पूछ रहा है तो आपको अभी बताए हैं क्या होता है? 1.155 टू 1.120 हो जाता है, यही हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और 1.25 टू 1. आपका 28 आपका क्या हो जाता है? फुल्ली चार्ज कंडीशन में। उसके बाद क्या याद रखेंगे आप? अर्ध चार्ज कंडीशन में भी आपको बताया है 2.66, सब याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 0.2 ओम आंतरिक रेसिस्टर वाले 24 सेल समानांतर में जोड़े गए हैं। यदि लोड रेसिस्टर का मान 10 ओम हो तो सर्किट करंट ज्ञात करना है। 0.0199 एम्पियर, 0.199 एम्पियर, 1.99 एम्पियर,
19.9 एम्पियर। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। सर्किट करंट निकाल के बताना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, टोटल वोल्टेज निकालिए, टोटल करेंट, टोटल रेसिस्टेंस निकालिए, और करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो कर दीजिए, आपका आ जाएगा करंट का वैल्यू। चलिए तो कीजिए आप लोग, चलिए कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। 2 वोल्ट विभवांतर और 24 सेल है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल है और 24 सेल है। तो आपका कुल कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट इंटू 24, 48। ठीक है, उसके बाद कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है 24 सेल का, तो 0.2 इंटू 24 प्लस 10, 24 दूना 48, आपका 4.8 प्लस 10, 24 दूना 48 प्लस 10। क्लियर है, सही है यहाँ तक। 24, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका सीरीज में नहीं है, समानांतर में है, समानांतर में है, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, समानांतर में है, समानांतर में है। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट ही रहेगा, 24 वोल्ट ही रहेगा। समानांतर में है ना, पैरेलल में है, तो 24 वोल्ट ही रहेगा। उसके बाद यदि बात करें, 0.2 ओम का आंतरिक रेसिस्टर है, ठीक है, 0.2 ओम का आंतरिक रेसिस्टर है, और आपका क्या दिया हुआ है, 24 सेल समानांतर में जोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 0.2 अपॉन 24, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 0.2 अपॉन 24 हो जाएगा। आर बाई एन पढ़ते हैं ना, आर बाई एन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यही आपका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, और लोड रेसिस्टर का मान कितना है, 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम आपका लोड रेसिस्टर। तो टोटल टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 240 प्लस 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए, 1/120 क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके आप लोग वैल्यू बताएंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, v इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर देंगे, और वही जो आपका वैल्यू आएगा एम्पियर में, और वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान से, समानांतर में जोड़े गए हैं, समानांतर में जोड़े गए हैं, ये ध्यान से बनाइएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करवाए भी है, पैरेलल में वोल्टेज पूछ लेगा, कुल वोल्टेज तो आपका जो आपका वोल्टेज है वही वोल्टेज हो जाएगा। सीरीज में पूछेगा तो ऐड कर देंगे, लेकिन आप एक बात और देखिएगा, सीरीज में आपका टर्मिनल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग से सिंपल पूछेगा तो सीरीज में आप लोग बस ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको आएगा कैलकुलेट करके वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 1.5 वोल्ट ईएमएफ और 0.2 ओम आंतरिक रेसिस्टेंस वाले 16 सेल सीरीज में जोड़े गए हैं। यदि लोड रेसिस्टर का मान 10 ओम हो तो सर्किट करंट निकालना है। अब आपका किस में जोड़ा गया है, अब आपका सीरीज में जोड़ा गया है, और सर्किट करंट निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए तो करंट निकालिए, करंट निकालिए, क्या हो जाएगा। और इसमें इसमें एक काम और कर सकते हैं, पैरेलल वाला था ना, पैरेलल वाला के लिए एक कंसेप्ट और बताए थे। पैरेलल वाला के लिए क्या कंसेप्ट बताए थे, आर बाई एन, ये तो ठीक है, वी अपॉन आर, इससे तो निकाल ही सकते हैं। और यदि बात करें
क्या हो जाएगा? तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, v अपॉन आर, ठीक है। चलिए तो v कितना है? 24 है। आर, आर टोटल क्या हो जाएगा? तो 1/120 कर देते हैं, 1/120 प्लस 10, यही हो जाएगा। आप लोग के लिए और कैलकुलेट करके लिख देते हैं, 1/120 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 24/120 जो आपका ऊपर चला जाएगा बाद में, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 12 × 10, 1200, ठीक है। चलिए 1200 हो जाएगा, और ये आपका 24 × 1200/1200, ये 120 ना, 24 × 120 आपका 1201, यही जो आपको सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लास्ट में कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। अब आपका क्या है? अब आपका है सीरीज वाला क्वेश्चन। 1.5 वोल्ट ईएमएफ और 0.2 ओम आंतरिक रेजिस्टेंस वाले 16 सेल सीरीज में जोड़े गए हैं। यदि लोड रेजिस्टर का मान 10 ओम है तो सर्किट करंट निकालना है। फिर से सर्किट करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे। चलिए, और ऐसे आपको जब थ्योरी पढ़ाया है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी डिराइव करके लाए हैं, ठीक है। N इंटू ई अपॉन आपका क्या था? आर, स्मॉल आर प्लस एन आर, ये फार्मूला भी डिराइव करके लाए हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि लोड रेसिस्टर का मान 10 ओम हो तो सर्किट करंट निकालिए। V टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा? कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो सीरीज में है तो एन ई होता है, सीरीज में क्या होता है? एन इंटू ई होता है, तो क्या हो जाएगा? 1.5 वोल्ट इंटू 16, 1.5 इंटू 16 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 16 × 15, 16 × 5 = 80, 16 0 8 6 14 1 1 2 24, 24 वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो एन आर प्लस आर हो जाएगा, ये स्मॉल में लिख देते हैं, एन इंटू आर, इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। चलिए तो कितना है? 0, आपका 16 सेल है, 0.2 रेसिस्टेंस है और 10 ओम है। 16 दूना 32, 3.2 प्लस 10, 10 3, ठीक है ना कैलकुलेशन, 13.2 ओम। अब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24/13.2, और यही आपका एम्पियर में आएगा, यही आपका एम्पियर में आएगा। चलिए डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 1.81 एम्पियर हो जाएगा, 1.81 एम्पियर हो जाएगा। 2 से थोड़ा कम होगा, 13 दूना 26 होता है, तो 2 से थोड़ा कम होगा, और 1.81 एम्पियर आपका सही हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम। सीरीज में वोल्टेज का क्या होता है? एडिशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? करंट का डिवीजन होता है, ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। विसर्जित बैटरी की परख नहीं करनी चाहिए। उच्च दर आपका विसर्जक परीक्षक द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। चलिए बताइए, विसर्जित बैटरी को किसके द्वारा टेस्ट नहीं करना चाहिए? तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोमीटर के द्वारा करते हैं, आपेक्षिक घनत्व तो हम लोग निकालते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा भी करते हैं, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी। चलिए, उच्च विसर्जक परीक्षक द्वारा हम लोग को नहीं करना चाहिए। उच्च दर विसर्जक परीक्षक द्वारा हम लोग को बैटरी को टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से क्या निकालते हैं? तो अपेक्षिक घनत्व फाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई यूनिट नहीं, और सबका वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू आपको बता दिए हैं, सबका वैल्यू याद रखेंगे आप लोग।
क्वेश्चन नंबर है 44। जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है लोडिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, अनलोडिंग। चलिए, भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है? भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है? तो सेल क्या होता है? जब लोड को करंट प्रोवाइड करता है तो उस टाइम सेल क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग बोलते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनलोडिंग नहीं होगा, चार्जिंग भी नहीं होगा, लोडिंग भी नहीं होगा। जब भार को करंट प्रोवाइड कर रहा हो तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। सीसा अम्ल सेल का सक्रिय पदार्थ कौन सा है? स्पंजी सीसा, लेड परऑक्साइड, तनुगंधक अम्ल, उपरोक्त वर्णित सभी पदार्थ। सक्रिय पदार्थ कौन सा है? लीड एसिड सेल का एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? चलिए, तो स्पंजी सीसा भी है, लीड पर ऑक्साइड भी है, आपका तनु H2SO4 भी है, डाइल्यूट H2SO4 भी है। आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। स्थिर धारा आवेशन विधि में दोष है कि? स्थिर धारा आवेशन से आपको बताए थे दक्षता उच्च प्राप्त होती है, लेकिन दोष क्या था? चलिए, इसकी आवेश दक्षता निम्न स्तरीय होती है। गलत बात है, उच्च होती है। यह बैटरी आवेशन में अधिक समय लेती है और आपका यही सही हो जाएगा। अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है। आपको बताए थे जब कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर से हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या होता है? स्टार्टिंग में हाई करंट होता है जिसके कारण जल्दी चार्ज हो जाता है। कांस्टेंट करंट चार्जिंग से आपका आधा समय लगता है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में, लेकिन आपका जो कांस्टेंट धारा आवेशन होता है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग होता है, उसमें समय अधिक लगता है लेकिन दक्षता उच्च प्राप्त होती है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आवेशन आपका ईएमएफ का मान 2.3 से 2.5 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी आपका दोष है। ठीक है, ये क्या दे रहा है? वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आवेशन विधि में दोष पूछ रहा है ना, दोष पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या बैटरी आवेशन में अधिक समय लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? मतलब कि अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, अनुरक्षण मुक्त नहीं है। कहने का मतलब क्या? उसको मेंटेनेंस, उसको देखभाल की आवश्यकता होती है। तो किसको होती है? निकेल कैडमियम सेल को, क्षारीय मैग्नीशियम सेल को, निकेल आयरन सेल को, सीसा अम्ल सेल को। किसको अनुरक्षण की आवश्यकता होती है? अनुरक्षण से मुक्त कौन सा सेल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? निकेल कैडमियम सेल, क्षारीय मैग्नीशियम सेल, निकेल आयरन सेल, ये तीनों आपका अनुरक्षण से मुक्त है। सीसा अम्ल सेल में आपको मेंटेनेंस चाहिए, आपको देखभाल करना पड़ता है। आपको बताए थे 4 दोष बताए थे, कौन कौन सा? कोरोजन बताए थे, बकलिंग बताए थे, सेडिमेंटेशन बताए थे, और आपका कौन सा दोष बताए थे? बकलिंग हो गया, कोरोजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, और आपका एक दोष और बताए थे, कोरोजन, कोरोजन हो गया, बकलिंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, और आपका सल्फेशन, सल्फेशन। 4 दोष बताए हैं, 4 दोष बताए हैं, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एक्सप्लेन करके बताए हैं, पूरा आपको बताया गया है थ्योरी में। ठीक है, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया गया है। तो 4 दोष होते हैं, चारों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है थ्योरी में। ठीक है, इसी के कारण आपका क्या होता है? सीसा अम्ल सेल को अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यही 4 प्रकार के दोष आपके उत्पन्न होते हैं सीसा अम्ल सेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सेल बैटरी के द्वारा प्राप्त होने वाले वोल्टेज
की प्रकृति होती है। सेल या बैटरी द्वारा प्राप्त जो वोल्टेज होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? डायरेक्ट धारा डीसी होती है, अल्टरनेटिंग नेचर होता है, एसी होता है, या दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कोई नहीं होता है। क्या होता है बताएंगे आप लोग? एसी डीसी दोनों, ओनली एसी ओनली डीसी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या होता है? डीसी होता है, डीसी होता है। सेल या बैटरी से जो आपका वोल्टेज प्राप्त होता है वो कैसा वोल्टेज होता है? डीसी होता है, डीसी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्षारीय मैग्नीशियम बैटरी का क्या लाभ है? उच्च आंतरिक प्रतिरोध, उच्च न्यूनतम वोल्टता, उपरोक्त वर्णित सभी निम्न आरंभिक मूल्य। क्या है आपका लाभ? क्षारीय मैग्नीशियम बैटरी का लाभ क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। क्षारीय मैग्नीशियम बैटरी का क्या लाभ है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? उच्च आंतरिक प्रतिरोध, ये आपका लाभ नहीं है। उच्च न्यूनतम वोल्टेज, उच्च न्यूनतम हाई मिनिमम वोल्टेज, मतलब कि मिनिमम वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपका लाभ नहीं है। और आपका लाभ क्या है? निम्न आरंभिक मूल्य, मतलब कि इनिशियल कॉस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, और ये आपका एडवांटेज है। ठीक है, ऑप्शन सी वालों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लेड एसिड संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? चलिए बताइए, लीड एसिड सेल का ईएमएफ कितना बताए हैं? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2.2 वोल्ट या 2 वोल्ट? 2.2 वोल्ट या 2 वोल्ट बोलेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम प्रयोग करने से क्या होता है? कैपेसिटी घट जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। कैडमियम का प्रयोग करने से क्या होता है? क्या बोलेंगे आप लोग? क्या होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एडिशन सेल होता है कौन सा सेल? निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल, सोलर सेल, लीड एसिड सेल। तो एडिशन सेल जब थ्योरी पढ़ाए थे तो बताए थे एडिशन सेल क्या होता है? तो निकेल आयरन सेल को ही एडिशन सेल बोला जाता है, निकेल आयरन सेल को ही एडिशन सेल कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे। द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है कौन सा? आपका एक सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सोलर सेल, शुष्क सेल। कौन सा है जो आपका सेकेंडरी सेल का उदाहरण है? तो आपको बताए हैं मरकरी सेल आपका प्राइमरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल आपका प्राइमरी सेल है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो ड्राई सेल भी प्राइमरी सेल है। सोलर सेल आपका कौन सा सेल है? तो बोलेंगे सेकेंडरी सेल है। लीड एसिड सेल, सोलर सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल, ये सब आपका कौन सा सेल है? तो बोलेंगे सेकेंडरी सेल है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। सेलों के श्रेणी संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है? N इंटू ई हो जाता है, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? टोटल प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो N इंटू आर हो जाता है। ठीक है, N इंटू आर हो जाता है सीरीज में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक पूर्ण चार्ज अवस्था में लीड एसिड सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व
विशिष्ट घनत्व किससे मेजर किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर, याद रखेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से विशिष्ट घनत्व, और क्या बताए हैं? यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होगा। और क्या पूछ रहा है? किस अवस्था में? पूर्ण चार्ज अवस्था में, फुल्ली चार्ज कंडीशन में पूछ रहा है। 1.2 से अधिक, 1.18 से अधिक, 1.15 से अधिक, 1.25 से अधिक कितना होता है? चलिए बताइए कितना होता है विशिष्ट घनत्व? पूर्ण चार्ज कंडीशन है, कितना होता है? 1.25 से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। जब किसी सेल को बहुत समय तक निष्क्रिय रखा जाता है तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक समय तक निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए कोई भी सेल को। आपको बताए थे सप्ताह में कम से कम एक बार तो चार्ज या डिस्चार्ज करना ही चाहिए, चार्ज और डिस्चार्ज करना ही चाहिए। ठीक है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आपको बताए थे, ये आपका आधा चार्ज होगा, आप लोग ज्यादा समय तक अनचार्ज छोड़ देंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, तो आपका सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए बताइए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अधिक दिन तक निष्क्रिय रखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा कथन द्वितीयक सेल के संबंध में सत्य है? सत्य पूछ रहा है। इसमें वैद्युतिक ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित नहीं कर सकते। चलिए, वोल्टाइक एवं मरकरी सेल इसके मुख्य उदाहरण है। इसे बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी, और आपको बार बार बोलते हैं हमेशा ऑल ऑफ द एबव सही नहीं होता है, और यहाँ पे भी उपरोक्त सही नहीं, उपरोक्त सभी गलत है। ठीक है, इसे बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जा सकता है, आपका सही है। वोल्टाइक एवं मरकरी सेल इसका उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? आप लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल का उदाहरण है, प्राइमरी सेल का उदाहरण है। पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर सकते हैं, कर सकते हैं, फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यही थे आपके सेल एंड बैटरी के क्वेश्चन। आज हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, और इससे आपका लगभग कंसेप्ट आपका कवर हो गया है, और थ्योरी में तो आपको पूरा करवाया ही गया है। थ्योरी में तो एक एक पॉइंट आपका करवाया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर लेंगे आप लोग। इससे क्वेश्चन 110% 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से इस टॉपिक को कर लेंगे आप लोग। और आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर। चलिए, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आरआरबी एलपी CBT2, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और BSPHCL के बैच के साथ। उसके बाद यदि बात करें तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे रात के 9 बजे। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे शाम के 7 बजे, जो आपका चैप्टर वाइज सीरीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे टॉपिक वाइज सीरीज में। इलेक्ट्रीशियन वाले लोग मिक्स्ड सीरीज में जुड़ेंगे शाम के 4 बजे। सामान्य विज्ञान का सेशन जल्द ही आने वाला है आप लोग के लिए, और हिंदी के सेशन में डेली जुड़ेंगे सुबह के 8 बजे। ये आपका शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।